है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सौरभ सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में विद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू करने वाले थे। देखते हैं, हम जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या हेडिंग है। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। उसके बाद आपका सूत्र प्राप्त करेंगे। सूत्र प्राप्त करने के बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है इसको प्राप्त करेंगे। फिर विद्युत क्षेत्र के आगे बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट हेडिंग आएगा कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब अगर एक आवेश दिया हुआ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। फिर इसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे। उसके बाद अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ेंगे। सदिश निरूपण और अध्यारोपण आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग बल में इसको पढ़ चुके हैं। सेम जो कंडीशन बल में थी वही यहाँ पर लागू होगा। उसके बाद एक विशेष, इसको आप क्वेश्चन के रूप में नोट कर सकते हैं, या एक फार्मूला भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछा जाएगा कि आवेश Q1 तथा Q2 के बीच उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो। यहाँ पर दोनों आवेश धनावेश दिया हुआ है, सेम वही कंडीशन है, बस इस वाले में आपका एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वितरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। वितरित मतलब जब जहाँ बहुत से आवेश दिए हुए हैं, ऐसे निकाय का विद्युत क्षेत्र। फिर इसी वाले में फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका आवेशित गोलीय चाप के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। आवेशित गोलीय चाप यानी कि किसी गोले का कटे हुए भाग के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बारी बारी से हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो आइए जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। देखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। विद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से, कि किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात लगने वाले बल को हम इस तरीके से F = Q0 से लिख सकते हैं। Q0 को ही कहते हैं परीक्षण आवेश। आपका E जो है, इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद आपका F बल है ही। अब आपको विद्युत क्षेत्र कहे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे, दोनों का मतलब एक ही है। परीक्षण आवेश की जो प्रकृति होती है, यह हमेशा, परीक्षण आवेश की प्रकृति हमेशा कैसा होता है, धनावेश होता है। आपको कैसा भी आवेश दियो, लेकिन जब भी आप परीक्षण आवेश मानेंगे उसकी प्रकृति हमेशा धनावेश होगी। तो देखते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र F = Q0 E है। E है विद्युत क्षेत्र, हमको विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। तो E देखें दोस्तों क्या आ जाएगा, E = Q नीचे आ जाएगा, तो F/Q ना, F/Q0 ये आ जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र का सूत्र। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक ना। तो मात्रक प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ना मात्रक। तो देखिए E = F/Q0। F फॉर बल ना, बल किसे कहते हैं ना। तो बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद आपका आवेश बटे में क्यू मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो आपके विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या बन गया दोस्तों, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक हुआ, नोट करें इसे। हाँ, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का सूत्र बन गया E = F/Q0। इसको हम सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो सदिश रूप में
तो सदिश रूप में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपान में क्यू नॉट। ये आ गया आपका सदिश रूप। ठीक, कुछ विद्युत क्षेत्र और बल में तुलना देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र तो अभी ये मिला है, और बल आप लोग पढ़े थे के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यानी कि देखें तो बल को परिभाषित करने के लिए दो आवेश की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए केवल और केवल एक आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र केवल एक आवेश के लिए परिभाषित होता है, जबकि बल सदैव दो आवेशों के लिए परिभाषित होता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र कारण होता है तथा बल उसका परिमाण होता है। मतलब कि किसी भी आवेश के पास अगर कोई विद्युत क्षेत्र है तो वह उसका कारण है, और जो बल मिल रहा है उसी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बल कहते हैं। लास्ट, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आपसे पूछ ले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए, आपको जब भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो दोस्तों आप हमेशा एक परीक्षण आवेश मान करके चलें। जैसे मान लीजिए आपको एक दिया हुआ है, यह धनावेश चार्ज, एक धनावेश दिया है, कह रहा इस आवेश के कारण बिंदु, यहाँ एक बिंदु P दिया है, यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे। तो दोस्तों जब इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहेंगे तो देखिए कैसे मान के चलेंगे। ये आपको आवेश जो दिया है कैसा दिया है, धनावेश ना। और हाँ, अपन लोग को विद्युत क्षेत्र जब प्राप्त करना हुआ तो हम बताएं कि जो भी हम परीक्षण आवेश मानते हैं उसकी प्रकृति कैसे ली जाती है, धनावेश। तो आप देखो बाबू, ये धनावेश एक दिया हुआ है और हम भी जो परीक्षण आवेश माने वह भी कैसा हुआ, धनावेश। यह है आपका परीक्षण आवेश, और जो कि है कैसा, धनावेश। तो आपको हम लास्ट वीडियो में बताए होंगे कि दो धनावेश एक दूसरे के नजदीक जब आएंगे तो क्या होगा, उसमें दुश्मनी बढ़ेगी। यानी कि ये हो गया विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि आवेश से दूर, आवेश से दूर की ओर, इसी प्रकार दोस्तों आपको अगर धनावेश न दे करके ऋणावेश दे तब आप देखो कैसे प्राप्त करेंगे। यह एक ऋणावेश दे दे और फिर से इसी बिंदु पर एक बिंदु P दे दे। अब आपको यहाँ पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो दोस्तों फिर से यहाँ आप क्या मानेंगे, परीक्षण आवेश न, क्या परीक्षण आवेश ना। अब परीक्षण आवेश की प्रकृति आपको यह हमेशा पता है कैसा होगा, धनावेश, और जो दिया गया आवेश होगा कैसा है, ऋणावेश। तो ये ऋणावेश ये धनावेश दोनों कैसा होगा, आकर्षित होगा। आपको पता ही है एक धनावेश एक ऋणावेश यानी कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश जब आएंगे दोनों में प्यार बढ़ेगा। ये अर्थात इसकी दिशा इस तरीके से आकर्षण होगा। तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लें। ये हो गया आपका। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। दोस्तों मान लीजिए कोई आपका इस तरीके से एक आवेश यहाँ पर दे रखा है ना, एक बिंदु P है यहाँ पर, बिंदु P ना। इस बिंदु P पर आपके इस आवेश के कारण आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो मान लीजिए जो आवेश दिया हुआ है इससे r दूरी पर यह बिंदु P है। अब आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बताया जब भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो आप क्या काम करें, एक परीक्षण आवेश रखें। तो यहाँ पर हम मान लिए कि ये हमारा क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ना, तो परीक्षण आवेश आया। तो दोस्तों आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा फिर से देखें कि किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर आरोपित बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू एफ अपान में क्यू नॉट। अब एफ का फार्मूला एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो देख लें आप Q1 और Q2 परीक्षण आवेश हो गया, एफ की वैल्यू के Q
दूसरा क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुटअप कर दीजिए। ई इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं ई इक्वल्स टू एफ की वैल्यू के क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में आपका क्या है दोस्तों क्यू नॉट। तो देखें ये क्यू नॉट से क्यू नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा ए इक्वल्स टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। अब आप देखें तुलना कर सकते हैं, अभी हम कुछ देर पहले एक पॉइंट बोले थे कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश के लिए परिभाषित होता है, जबकि जो अपना बल होता है वह दो आवेशों के लिए परिभाषित होता है। तो देखिए दोस्तों एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर और ई इक्वल्स टू आ गया के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसमें दो आवेश, इसमें एक ही आवेश। यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र आ गया। तो यहाँ से देख के रखें दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन में ये पूछे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें ना, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए आवेश को चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं। मतलब क्या कि अगर आपसे केवल कहते क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन देते कहे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें, तो आपको आवेश धन आवेश दिया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ऋणावेश दे रखा है तब आपको चिन्ह रखने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपको सदिश रूप में पूछेगा तो चिन्ह रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये हो गया दोस्तों आपका। अब देखते हैं दोस्तों हम सदिश निरूपण क्या होता है। सदिश निरूपण कब प्रयोग किया जाता है हम लोग जान चुके हैं कूलाम के नियम में ना। जब भी आपको दे दे, एक बिंदु दे दे तथा आवेश दिया हो, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में ज्ञात करना हो, तब आप क्या करेंगे सदिश निरूपण का प्रयोग करेंगे ना। अर्थात आपका इस तरीके से x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये इस तरीके से दे दे ना। यहाँ मान लीजिए आवेश q1 है, यहाँ पर आवेश q2 है, इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है ना। अब आपको कह दे किसी भी एक आवेश पर पूछ सकता है कि q1 पर q2 के कारण या q2 पर q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो मित्रों देखें यहाँ से क्या आएगा, आपको पता है r1 का हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r2 का स्थिर सदिश लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से अगर आप r12 वेक्टर निकालेंगे तब क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। r12 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अब हम देख लेते हैं कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आपका आ जाएगा E21, जिस पर पूछता है उसे पहले लिखते हैं। आवेश Q2 पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो क्या आ जाएगा KQ1 बटे में R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर का कैप। ये कैप क्या बताता है आपको पता है, पिछले फार्मूले में बल से यह दिशा बताता है जो है ये R12 कैप, ये क्या है R12 वेक्टर बटे में R12 वेक्टर का मापांक होता है। अब इसको हम जब इस में पुटअप कर देंगे तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा E21 वेक्टर बराबर KQ1 अपान में R12 वेक्टर के मापांक का Q इंटू R12 वेक्टर।
दोस्तों आपको याद रखना है, ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप में फार्मूला। तो आप लोग का विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। देखते हैं अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग तब हम करेंगे जब एक से अधिक आवेश दिया हो और किसी एक बिंदु पर सभी आवेशों के कारण आपसे विद्युत क्षेत्र पूछे। दोस्तों ये देखें, इस तरीके से चित्र आपको बना हुआ है। एक बिंदु P दे रखा है, इस बिंदु P से लगे हुए आपको कई आवेश दिख रहे हैं, 4 आवेश दिख रहे हैं ना। तो दोस्तों आपका जब ये पूछे कि इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें, तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे, फिर उसी का सदिश योग निकालेंगे जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा। अब आपको पता ही है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है वह केवल एक आवेश के लिए है। हम तो एक आवेश के लिए बारी बारी से सबका निकाल लेंगे। या सदिश जो है ई वेक्टर बराबर के क्यू अपान में r12 वेक्टर का क्यू इंटू r12 वेक्टर। अच्छा दोस्तों, ये तब था जब आवेश 2 पर एक कारण विद्युत क्षेत्र था। इसी का उल्टा आपसे पूछ लिया होता न कि आवेश 1 पर 2 के कारण, तब आपका ये फार्मूला आ गया होता k(q2) अपान में r21 वेक्टर के मापांक का क्यूब इंटू r21 वेक्टर। r21 जो होता है यही आपका दिशा बताता है। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर जब हमसे पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे ई टोटल ना। अगर इसको हम पी न करके ओ कर लें तो देखिए आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। तो देखिए ओ बिंदु यहाँ आवेश के ऊपर ना, तो इसके कारण कौन सा हो जाएगा, इसको r1 कह दें, इसको r2 कह दें, इसको r3 कह दें, इसको r4। देखिए क्या आ जाएगा ई टोटल E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस E04, ये आपका आ जाएगा ई टोटल का मान। ठीक, ये आपका आ गया अध्यारोपण के सिद्धांत में जब एक से अधिक आवेश दे दे तब विद्युत क्षेत्र का मान। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वह एक से अधिक में 2 आवेश दे, 3 आवेश दे या 4 आवेश दे। इससे अधिक आपके दे तो आप यही चित्र इसको देखें कैसे बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखें 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश। अगला चित्र आपका हम बनाने चल रहे हैं, ये डॉट 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 QN आवेश, ये दूरी RN। तो दोस्तों देखें क्या हो जाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बढ़ जाएगा। पहले तो इतना 4 ही आवेश के लिए था, अब आवेश हम बढ़ाएं E01 प्लस E02 प्लस E03 E04 E05 E06, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, N तक। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E0N, सभी का अलग अलग रख करके इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक, तो हाँ तो दोस्तों यहाँ से आपका अध्यारोपण सिद्धांत पूरा हुआ ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे दोस्तों, आपसे एक यह है कि आप भी कोई भी फार्मूला हम बता रहे हैं, वैसे तो सभी का मात्रक हम लिखते चल रहे हैं, लेकिन आप सभी फार्मूलों का मात्रक जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो मात्रक और बीमा ज्ञात करना जरूर याद रखें। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनके लिए हम मात्रक और बीमा सिखाने के लिए एक सिर्फ यूनिट चैप्टर का अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज आपके इस 2021 वर्ष का आखिरी दिन है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी सन 2022 में आपका स्वागत रहेगा। तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स।